हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, लास्ट क्लास हम लोग अपने चैप्टर मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था। हम लोगों ने वहाँ पर देखा था एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। हम लोगों ने वहाँ पर मोल्स से एटम्स का कन्वर्जन, मास से एटम का कन्वर्जन, वाया एटम टू मास कन्वर्जन हम लोगों ने देखा था। और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए थे। हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि हाउ डू वी कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो, हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हूँ। चलो देखते हैं आप लोगों ने कितना अच्छे से उसको कवर किया है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को विदाउट एनी टाइम डिले। तो देखो, इस सवाल में क्या दिया है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ केल्विन। कोई भी कंपाउंड है यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखने से लग रहा है ये एक एम्पिरिकल फार्मूला का क्वेश्चन है। किसका है? एम्पिरिकल फार्मूला का। 4.2% H, 13.4% ऑफ O, 11.8% ऑफ N। ठीक है, अब यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखो, एम्पिरिकल फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है, मोल। ध्यान रखिए, यहाँ पर कंपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, यहाँ पर परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको जब भी परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होगा तो आपको सिंपल उसको 100 मानकर चलना है। क्या लेना है? 100। तो लेट सपोज दिस इज 70.6%, देयरफॉर 70 ग्राम ऑफ कार्बन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 70.6 ग्राम। सभी को ग्राम ले लीजिए कार्बन। और अपने पास क्या है? 4.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 13.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.8 ग्राम ऑफ व्हाट? नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर? फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट मोल्स, है ना। तो मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकलेगा बेटा? देखो, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे C, H, N एंड द लास्ट, नहीं पहले उसके बाद O है तो O ले लो, फिर क्या ले लो? N ले लो। ठीक है, तो कार्बन का कितना दिया हुआ है अपने को? 70.6 ग्राम। वी हैव टू कैलकुलेट मोल। तो 70.6 डिवाइडेड बाई व्हाट? 12, क्योंकि मोलर मास क्या होता है कार्बन का? 12। ठीक है, उसी तरह से हाइड्रोजन का हम लोग निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का मोल कितना है अपने को? मिलेगा 4.2 डिवाइडेड बाई 1। ये तो बहुत ही आसान है। ऑक्सीजन का अपने को कितना दिया हुआ है कंपोजिशन? 13.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन? नॉट मोलिक्यूल बट इट इज एटम। एटम का मोलर मास 16, एक ऑक्सीजन एटम का। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नाइट्रोजन का कितना कंपोजिशन दिया हुआ है? 11.8 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, इस तरह से देख लिया आपने। ठीक है, चलें, चलो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 5.88। इसको तो सॉल्व करोगे अपने को यही मिलने वाला है। हाँ, इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.84। व्हेनेवर यू सॉल्व दिस देन यू विल गेट 0.84। ये मिल गया मोल्स। देन व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? देखो, और अपना अगला स्टेप क्या था? जो भी लोवेस्ट रेशियो है ना, जो भी सिंपलेस्ट रेशियो है, उसको सभी से क्या करना है अपने को? डिवाइड करना है। तो देखो, मेरे को छोटा दोनों ही सेम है, तो कोई भी ले लेता हूँ मैं चलो ये सिंपलेस्ट रेशियो ले लेता हूँ, मैं इसको सबसे डिवाइड कर दूंगा। तो देखो, जब हमने इस वैल्यू को, ध्यान से देखिएगा, जब मैंने इस वैल्यू को इससे डिवाइड किया तब मैंने पाया इसका, तब मैंने क्या पाया? इसका आंसर कितना आ रहा है कि 7। डिवाइड कर लीजिए आप लोग। जब आप डिवाइड करोगे 5.88 को 0.84 से देन यू विल गेट 7। व्हेनेवर यू डिवाइड 4.2 विथ बाई 0.84 देन यू विल गेट 5। इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको 1 ही मिलने वाला है, यहाँ पर 1 ही मिलने वाला है। तो देखो, यहाँ से तुम एक चीज़ साफ देख रहे हो। क्या देख रहे हो? कि इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला आ रहा है, क्योंकि कार्बन कितना है? 7, तो C7H5, देखते रहिएगा, NO। दिस इज अवर एम्पिरिकल फार्मूला। तो क्या कोई ऑप्शन अपने को दिख रहा है? ढूंढो जरा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल डी ऑप्शन अपने को दिख रहा है। तो देयरफॉर दिस इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये हमारा एक रिवीजन था।
जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेटा कवर किया था। ठीक है, तो ज़रा आप इसको कॉपी कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, XYZ कुछ भी हो, देन प्लीज़ कमेंट ऑन दी गिवन वीडियो। ठीक है, चलो कॉपी कर लीजिए। ओके, तो देखो हम लोगों ने अभी जस्ट सवाल को कवर किया है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि थोड़ा सा क्या है, हाई लेवल है। ठीक है, हाई लेवल क्या है, थोड़ा सा इसके थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, बट आई वांट टू नीड योर अटेंशन। ठीक है, बिकॉज इफ़ यू लूज योर अटेंशन देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू लूज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू, है ना। सबसे पहले आप ये लूज़ कर दोगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, फिर आप बाद में ये बोलोगे क्या क्या लिख दिया, ये क्या हो गया, कैसा हो गया, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप दोगे ही। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में क्या करेंगे बेटा, आज के सेशन में अपन ये करने वाले हैं कि सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक रिमूवल टाइप क्वेश्चंस। दूसरे बात अपन बात करने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला तो हो चुका है, उसकी बात नहीं करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास बात करने वाले हैं, एवरेज मोलर मास बात करने वाले हैं। उसके बाद अगर अपन टाइम बचेगा तो डेफिनेटली बात करेंगे STP, NTP, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अगले लेवल का जो सवाल आता है ना, वहाँ पर क्या होता है, एटम्स का बैलेंसिंग होता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, एटम्स की बैलेंसिंग होती है। तो चलो देखो क्वेश्चन को ज़रा अगर हम देखें पहले, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक क्वेश्चन का मेरे पास है, एक्सक्यूज़ मी, कैलकुलेट वेट ऑफ फॉस्फोरस कैलकुलेट वेट ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे मिलता है, P4 के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें पढ़ा होगा ना, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक। चलो तो अपन नहीं जाने वाले हैं। रिक्वायर्ड विच कंटेन्स same number of phosphorus atoms, which contains same number of phosphorus atoms as in the sample, ठीक है, as in sample containing, उस सैंपल में क्या है, क्या क्या मौजूद है, कंटेनिंग 98 ग्राम, यहां से इंपॉर्टेंट शुरू होता है, H3PO4। नाम बताओ जल्दी से, व्हाट इज द नाम ऑफ H3PO4? फॉस्फोरिक एसिड, है ना, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। चलो 68 ग्राम ऑफ क्या, PH3, फॉस्फीन जिसको बोलते हैं, बहुत ही पॉइजनस गैस होता है फॉस्फीन। फिर लास्ट में क्या है, 568 ग्राम ऑफ P4O10, दिस इज द ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, P4O10। चलो तो ये हमारा सवाल है। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ें और एक बार ट्राई करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो आई होप आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, जिन्होंने ट्राई किया है आंसर है 341 ग्राम। ठीक है, ओके, चलो करते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ फॉस्फोरस रिक्वायर्ड विच कंटेन सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, पिन आउट दिस लाइन, सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम एज इन द सैंपल। उस सैंपल में क्या क्या है, उस सैंपल में बेटा है 98 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड, 68 ग्राम फॉस्फीन और फिर 568 ग्राम P4O10 उस सैंपल में प्रेजेंट है। अब आप ज़रा एक बात समझो, आपसे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, आपको वेट निकालना है जिसमें फॉस्फोरस के जो एटम हैं, ठीक है, वो बराबर हैं। किससे बराबर हैं, उस कंटेनर में प्रेजेंट डिफरेंट कंपाउंड में प्रेजेंट जो फॉस्फोरस के एटम है। ठीक है, क्या समझ पा रहे हो कि जो भी फॉस्फोरस के एटम है, मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर क्या है,
इतने ढेर सारे कंपाउंड है, 1 2 3, 3 कंपाउंड्स है ना। उन कंपाउंड में सभी के पास देखो फॉस्फोरस एटम है, इनके जो एटम्स हैं, ठीक है, वो एग्जैक्टली इक्वल होगा फॉस्फोरस के एटम के बराबर, ठीक है। यानी कि मिला जुला के ये कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम इक्वल टू नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स इन द गिवन कंटेनर या फिर इन द गिवन कंपाउंड्स। ओके, तो बस आपको यहां पर क्या करना है, इक्वेट करना है। यानी कि देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ऐसे सवालों के लिए यही स्ट्रेटजी अपनाएंगे। नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इन P4 है ना, क्योंकि P4 में हम निकाल रहे हैं इक्वल टू, क्योंकि एटम्स क्या है बेटा, सेम नंबर ऑफ एटम्स है, दिख रहा है, इक्वल टू नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स इन, देखो इन किसमें, H3PO4 प्लस PH3 प्लस P4O10। दिस इज अवर स्ट्रेटजी। देख लो, आ रहा समझ में। अब जरा मुझे बता दो नंबर ऑफ एटम्स होते क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नंबर ऑफ एटम्स होते क्या है। रिमाइंड करो फिर से वही मास और एटम का कन्वर्जन जहां पर हमने ये सीखा था। नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया, देखो मोल्स यानी कि मोल्स ऑफ फॉस्फोरस, NP4 का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ फॉस्फोरस, मल्टीप्लाई बाई Na दैट इज अवोगाड्रो नंबर, मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी। बताओ इस फॉस्फोरस के एटम में एटॉमिसिटी क्या है फॉस्फोरस का, एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, फॉस्फोरस के कितने एटम हैं, फॉस्फोरस के कितने एटम है बेटा, 4, कितने हैं, 4। तो देखो ये तो हमने निकाल दिया। अब समझिए आगे का जो है खेल, आपको H3PO4 और P4O10, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 मल्टीप्लाई बाई, अलग अलग निकालेंगे ना, फिर Na, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाई क्या, एटॉमिसिटी। बताओ H3PO4 में फॉस्फोरस के कितने एटम हैं, 1। तो बताओ एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसको एक ब्रैकेट में हम कर लेते हैं, चलो एक करली ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लस फॉस्फीन की चर्चा कर लेते हैं। तो फॉस्फीन में भी क्या होगा, अगर मेरे को नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं फॉस्फीन में, तो बताओ फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फीन मल्टीप्लाई बाई Na मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस 1। इसको भी कर ली ब्रैकेट में। ये सब मैं आपको बता रहा हूं, अभी ये सब करने में टाइम नहीं लगेगा, बिलीव मी। जब भी एग्जाम में सवाल आएगा ये सब चीजें आपको याद रहेगी, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस मल्टीप्लाई बाई Na मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी, बिकॉज इन PH3 एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज 1। प्लस अब हम P4O10 का भी निकाल लेते हैं एटम। एटम निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4O10 मल्टीप्लाई बाई Na और मल्टीप्लाई बाई, बताओ यहां पर फॉस्फोरस के कितने एटम्स हैं, बिल्कुल सही, फॉस्फोरस के कितने एटम हैं, 4। तो इस तरह से क्या है, हमने नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स निकाल लिए इन डिफरेंट कंपाउंड में जो कि एक कंटेनर में क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एज यूजुअल जैसे आप सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो देखो फॉस्फोरस का मास तो मुझे निकालना ही है बेटा, तो देखो ये वेट मोलर मास डेफिनेटली कितना होगा, ये देख लो, समझ रहे हो, 4 × 31, क्योंकि एक फॉस्फोरस का मास होता है 31, तो है कितने, 4, ठीक है। Na तो सब जगह है, Na को तो मैं कॉमन लेकर कैंसिल आउट करना चाहता हूं, बोलो मैं सही हूं, जल्दी से कमेंट करना।
बिल्कुल सही हूँ। Na को तो मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, चलो Na का तो पत्ता साफ हो गया, इक्वल टू 4। फॉस्फोरिक एसिड का मोल निकालना है तो मास कितना दिया है 98 डिवाइडेड बाई मोलर मास भी 98 होता है फॉस्फोरिक एसिड का, मल्टीप्लाई बाई Na तो हट गया है, बचा क्या 1, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है मेरे को, ठीक है, प्लस फॉस्फीन का मोल्स, फॉस्फीन का मास कितना दिया हुआ है 68, फॉस्फीन का मोलर मास निकालिए ज़रा, फॉस्फोरस का 31 और 3 कितना होता है 34, मल्टीप्लाई 1, उसकी तो बात खत्म कर देते हैं। What is the mass of P4O10? Because we have to calculate number of moles of P4O10. तो मास कितना है 568, तो देखो 568 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, मोलर मास निकाल लो P4O10 का कितना हो जाएगा, एक फॉस्फोरस का मोलर मास कितना होता है 31 इंटू 4, 31 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 10 यानी कि 160 प्लस 124 दैट इज कितना 284। क्या मैं सही हूँ? 160 प्लस, हाँ बिल्कुल ठीक है 284, मल्टीप्लाई भी कितना 4। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है और इसको सॉल्व करके आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है, वेट कैलकुलेट कर लेना है, बस काम खत्म आपका। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल, ये ख़त्म, कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ गया। ज़रा आप ध्यान से देखें, इसको जस्ट ये 2 टाइम से काट रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है, यानी कि 284 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर हम करेंगे तो 568 आ जाएगा ये 2। तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है वेट अपॉन 31 इक्वल टू ये आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 8। आई एम राइट? ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, देख लो ध्यान से, इम्प्लाइज वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 31, 11 मल्टीप्लाई बाई 31। आप ज़रा मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैंने तो कर ही लिया है अपने दिमाग में मल्टीप्लाई, कितना आ गया है 341 ग्राम। ये देखो, यानी कि जो कंटेनर है उस कंटेनर में, चीज़ों को रटो मत, समझने की कोशिश करो। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं। देखो, पहला प्रोडक्ट है, दूसरा कंपाउंड है, तीसरा कंपाउंड है, ये तीनों एक कंटेनर में मौजूद थे। ठीक है, उस कंटेनर में जो फॉस्फोरस के एटम थे वो एग्जैक्टली फॉस्फोरस एटम के क्या थे, बराबर थे। वो मैंने इक्वेट कर दिया यहाँ से, और करने के बाद सीधा लगा दिया फॉर्मूला, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाई अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, फॉस्फोरस के कितने एटम्स हैं, 4 है यहाँ पे। तो बस इन सबको सॉल्व करके हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, वेट। यानी कि जो फॉस्फोरस का वेट था वो कितना था 341 ग्राम। ठीक है, तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो करने का तरीका यही होगा। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और अच्छे सवाल की तरफ। थैंक। ओके, तो देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस क्या किया है, अभी हम लोग डिस्कस किया है क्वेश्चंस को। तो अब हम इस सेशन का शुरुआत करने वाले हैं। इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इस सेशन में पढ़ने वाले हैं हम लोग रिमूवल के क्वेश्चंस। रिमूवल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और खासकर जेईई मेन के बहुत ही फोकस्ड क्वेश्चन में आते हैं। रिमूवल में क्वेश्चन बेटा क्या होता है, कुछ ऐसा सवाल आपको दिया रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ यहाँ पर देखिए, इन अ गिवन सैंपल 48 ग्राम ऑफ हीलियम इन विच 6 इतने एटम्स ऑफ हीलियम रिमूव। अब देखो ये कुछ रिमूवल का सवाल हो गया कि भाई इतने एटम रिमूव हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एटम रिमूव ना होकर मोल रिमूव हो जाए, ऐसा भी हो सकता है मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए, कुछ भी वो कह सकता है। ठीक है, कुछ भी वो रिमूव कर सकता है। ठीक है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ हीलियम, यहाँ पर मोल पूछ रहा है, कुछ भी पूछ सकता है वो, एटम्स ऑफ हीलियम लेफ्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम। अब देखो यहाँ पर कन्वर्जन की बहुत बड़ी भूमिका नजर आएगी आपको। कन्वर्जन टेक्स प्लेस ए इंपॉर्टेंट रोल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, देखो रिमूवल के सवाल में सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने मोल्स रिमूव हुए हैं, है ना, कितने मोल रिमूव हुए हैं और कितने मोल लेफ्ट हैं। ठीक है,
अब आप ऐसा ही बोल सकते हो, सर ऐसा भी तो मैं सोच सकता हूँ कितने आइटम रिमूव हुए हैं और कितने आइटम बचे हैं। बिल्कुल सोच सकते हो, डिपेंड अपॉन योर स्किल्स। तो आप क्या सोच सकते हो, देखो इसी में आपके सारे सवाल होंगे। देखो 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल इतना है, तो अगर मैं सोचो मेरे रिमूव क्या हो रहे हैं, मेरे रिमूव तो एटम हो रहे हैं, मेरे रिमूव तो एटम हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ज़रा अगर हम बात करें रिमूव मेरे एटम हो रहे हैं, तो इन सवाल को अगर हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वास्तव में मोल है कितने हीलियम, मोल्स ऑफ हीलियम वो बेटा है कितने 48 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि मोलर मास ऑफ हीलियम कितना है 4, तो ये 12 मोल्स हैं। 12 मोल्स ऑफ हीलियम है इस समय, बट रिमूव कितने हुए हैं मोल्स, समझ रहे हो। हमें रिमूव एटम के फॉर्म में दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस एटम को मोल में चेंज कर देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने हीलियम के एटम कितने हीलियम के मोल रिमूव हुए हैं, है ना। तो देखो यहां पर मैं निकाल रहा हूं मोल्स ऑफ हीलियम, बहुत ध्यान से देखिएगा, रिमूव्ड। तो देखो अपने को क्या दिया है एटम्स, अपने को क्या निकालना है मोल, तो एटम से मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल बढ़िया, अवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे डिवाइड। तो बताओ 1 मोल मतलब 12 हैं सैंपल में, निकले कितने भैया, निकले तो एक, सैंपल में कितने मोल्स थे 12, रिमूव कितने मोल हुए 1। लेकिन ध्यान रखिएगा हमें डायरेक्टली ये मोल दिया नहीं था, हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन थी, नंबर ऑफ एटम की इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, उस इन्फॉर्मेशन से कैलकुलेट कर लिया हमने क्या मोल्स। अब मुझे बता दो थे इतने निकले इतने, तो बताओ रिमेनिंग, ये तो बच्चे वाला सवाल हो गया, रिमेनिंग कितने हुए, जेब में था 10 रुपये, खर्च हुए 5 रुपये, बचे कितने 5 रुपये, ठीक है। रिमेनिंग मोल्स ऑफ हीलियम 12 माइनस 1, बताओ बेटा कितना हो गया 11 मोल्स, समझ में आ रहा है। तो देखो 11 मोल्स क्या है रिमेनिंग है, अपने को निकालना क्या है, डिटरमाइन मास, क्या निकालना है मास ऑफ कार्बन निकालना है। देखो अब यहाँ हीलियम की चर्चा नहीं हो रही है, किसकी चर्चा हो रही है, कार्बन की चर्चा हो रही है। ये भी एक इंपॉर्टेंट मतलब बोल सकते हो इसमें ब्रेक थ्रू आ गया है, ट्विस्ट आ गया है इस सवाल में। विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स, ये इंपॉर्टेंट डेटा आपको दिया है, विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट ओवर इन द सैंपल, यानी कि सैंपल में जितने एटम बचे हुए हैं, ध्यान सुनिएगा, सैंपल में जितने एटम बचे हुए हैं उतने ही कार्बन के एटम हैं, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि अगर एटम सेम है तो डेफिनेटली क्या सेम होगा, मोल्स, ठीक है। अब आप कहोगे सर एटॉमिसिटी पर भी तो डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है, लेकिन बेटा यहाँ एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन कितना है 1, एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम भी कितना है 1, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम। तो बताओ इसके मोल भी क्या होंगे सेम, बोलो समझ में आ रहा है। तो मोल्स ऑफ कार्बन और हीलियम क्या है, दोनों सेम है, पक्की बात। तो बस आपका काम हो गया है समाप्त। तो आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ कार्बन यू हैव टू कैलकुलेट। हमें पता है कि जितने हीलियम के मोल हैं उतने कार्बन के मोल हैं, तो बताओ वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा मोलर मास मल्टीप्लाई बाई मोल्स। मोलर मास कार्बन का कितना होता है बच्चों 12, और मोल कितना है 11, क्योंकि जितने मोल हीलियम के बचे होंगे उतने ही मोल कार्बन के भी बचे होंगे। तो मिला जुला के मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, देखो वेट ऑफ कार्बन वो हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो जाएगा 132, बिल्कुल सही, 132 ग्राम हमारा आंसर आ गया। दिस इज अवर आंसर, देख लीजिए ध्यान से, ये है रिमूवल का सवाल। अब आपको बेचैनी हो रही होगी कि सर कुछ और कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। आप यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर मोल निकाला, ठीक है, आपको पता था कि निकला क्या है एटम, ठीक है, रिमूव क्या हुआ है एटम। तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसको एटम ही रहने दिए होते,
इस मोल को एटम के फॉर्म में चेंज कर लेते, फिर दोनों एटम को क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते। तो जब आप सब्ट्रैक्ट कर देते तो आपको क्या पता चल जाता, रिमेनिंग एटम्स। क्या पता चल जाता, रिमेनिंग एटम। जैसे आपको रिमेनिंग मोल्स यहाँ पे पता चला है, तो आपको क्या पता चल जाता, रिमेनिंग एटम्स पता चल जाता। उस रिमेनिंग एटम से क्या निकालते तुम, मोल्स निकालते, फिर मोल निकाल के क्या निकाल देते तुम, वेट। तो ये लंबा नहीं हो जाता, सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या लंबा नहीं हो जाता थोड़ा सा। हमें कुछ मिनट्स भी नहीं होते हमारे पास जेई में, ठीक है, बिकॉज सेकंड्स में हमारे जो ड्यूरेशंस फिक्स होते हैं, वहाँ पर हमें क्या करना है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ही ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए हमें सवाल को जल्दी करनी है और फिर सही स्ट्रेटजी से करना है, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये तरीका बताया है। इट्स अप टू यू, ये आपकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि सवाल को किस मेथड से करें और किस तरह से करें। करने के तो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, बहुत मतलब आसान सा। दूसरा तरीका मैंने आपको ये भी बता दिया, भाई इस मोल को चेंज कर लो, किसमें, एटम्स में, और एटम्स में चेंज करके इस एटम से माइनस कर दो तो लेफ्ट एटम पता चल जाएगा, और जब लेफ्ट एटम पता चल जाएगा तो उससे लेफ्ट मोल भी पता चल जाएगा, और जब लेफ्ट मोल पता चल जाएगा तो फिर लेफ्ट मास भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा तुमको। इसको कॉपी करो, एक सवाल और मैं देता हूँ, फिर उसको अपन ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको आप। ओके, तो फ्रॉम क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा, रिमूवल का एक और आपको दिया है मैंने। ज़रा इस क्वेश्चन को लिखिए और अब ट्राई करिए क्या आंसर आने वाला है, फिर अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। इसका आंसर है 19.8 ग्राम। ओके ओके, लेट मी डिस्कस। देखिए, फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2 इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिमूव्ड, ठीक है। तो रिमूव कितने हुए हैं, 3 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, रिमूव हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एटम्स रिमूव हुए थे। इस क्वेश्चन में क्या है, मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए हैं, ठीक है। डिटरमाइन द मास एंड द मोल्स ऑफ रिमेनिंग CO2। जो बचे हुए CO2 है रिमूव होने के बाद, उसका मास और मोल्स क्या आया है वो अपने को निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकाल लेना है, ज़रा आप सोचिए कि फंडा क्या होगा, कैसे इस सवाल को शुरू करोगे। तुम्हारे सामने अगर ये सवाल आता है तो तुम शुरू कहाँ से करोगे। तुम्हें दिया है मॉलिक्यूल्स कितना रिमूव हुआ है, ठीक है। तो क्या आप इस मॉलिक्यूल को मोल में चेंज करने वाले हो, पहली बात तो ये सवाल आता है। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या आप डायरेक्ट इसको मॉलिक्यूल रखने वाले हो, आप निकालने वाले हो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास मॉलिक्यूल है कितना। क्योंकि देखो, मॉलिक्यूल अभी हमारे पास है कितना, अगर हमें वो पता चल जाए तो निकला तो मॉलिक्यूल इतना है, तो जितना है जितना निकला दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने मॉलिक्यूल लेफ्ट बचे हैं। उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, मास। पहली बात। बात नंबर दो क्या है कि हम इस मॉलिक्यूल को चेंज कर देते हैं किसमें, मोल में, ठीक है। जब हम इसको मोल में चेंज करेंगे बच्चों, तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि कितने मोल रिमूव हुए हैं, और इस डेटा से हमें क्या निकाल लूँगा, कितने मोल हैं। ये ज़्यादा मुझे बढ़िया लग रहा है, ठीक है। मैं इसी तरह से सवाल शुरू करता हूँ, बाकी दोनों मेथड आपको बता ही चुका हूँ मैं। तो चलो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मोल्स क्या, मोल्स ऑफ CO2। ये क्या आ जाएगा, मास तो दिया ही है, डिवाइडेड बाई 44 इज द मोलर मास ऑफ CO2 विच इज हाफ। तो इतने मोल CO2 के हैं। अब देखो क्या है, अगर हम बात करें यहां से मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो हाफ इंटू मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करोगे, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां से जब हम मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो फिर आपको मिलेगा 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी कि इतने मॉलिक्यूल CO2 के हैं। अब निकले कितने, ये दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड, बहुत आसान है, 3 × 10⁻22 इतने मॉलिक्यूल निकले हैं, इतने निकले इतने, तो बचे कितने, बताओ,
रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कितने बचे, माइनस कर दीजिए, ठीक है। 3 × 10⁻22 माइनस 3 × 10⁻23। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखो, काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत जनता जो देख रही है वो इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। समझ में आ रहा है? अब इसको सब्ट्रैक्ट करके कैसे करोगे इसको सब्ट्रैक्ट, क्योंकि देखो इसका एक्सपोनेंट 22 है, इसका एक्सपोनेंट 23 है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखो क्या करो, इसको मैं लिखता हूँ 30 × 10⁻20। 1 मिनट, माइनस में मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। 1 मिनट, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि समझ में आए। देखो 3 × 10⁻23 माइनस 3 × 10⁻22, यही था हमारा। इसको अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 30 × 10⁻22 माइनस 3 × 10⁻22। क्या आप समझ में आ रहा है? बोलो। तो अब इसको आसानी से माइनस कर सकते हो क्योंकि एक्सपोनेंट्स क्या हैं, सेम। तो अब इसको माइनस कर लो तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल कितने आ गए, 27 × 10⁻, कितना, 22 आ गया। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, 23। ये हमारा रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या निकालना है, मुझे तो भाई मास निकालना है। तो मॉलिक्यूल पता है, तो मॉलिक्यूल से मोल कैसे निकालोगे, क्योंकि बिना मोल के पता लगे हम मास तो नहीं निकाल सकते ना। कि भाई निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें क्या पता करना है, सबसे पहले मोल्स पता करना है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ CO2 रिमेन, ये कैसे निकालोगे, जितने मॉलिक्यूल है ना उसको डिवाइड कर दो, किससे, अवोगाड्रो नंबर से। तो जब डिवाइड कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, मोल्स। इसको डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा, 27/60 दिख रहा है। 27/60 बोले तो कितना हो जाएगा, 3 9 जा 320 जा, यानी कि 9/20 इसका आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका मोल्स, जो पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मोल्स। दिस इज अवर मोल्स। आफ्टर कैलकुलेटिंग मोल्स वी कैन इजीली कैलकुलेट मास। अब तो बच्चा कर लेगा। मास ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, 9/20 मल्टीप्लाई बाई 44 इज द मोलर मास ऑफ CO2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको जहाँ तक मैं सॉल्व कर पाऊँगा तो ये 20, ये आ जाए कितना, 2.2 मल्टीप्लाई बाई 9/20, ठीक, 9/10। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 19.8 ग्राम में, ये हमारा आंसर। चेक कर लीजिए इसको, 19.8 ग्राम, क्या यही आंसर आ रहा है? सभी लोग चेक कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए इसको। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। कैसे, देखो इस मॉलिक्यूल को क्या कर देते, मोल में चेंज कर देते। मन में एक फिगर बनाओ, मन में एक पिक्चर बनाओ, इस मॉलिक्यूल को मोल में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻22 डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻23, यानी कि 3/60 × 10⁻23, यानी कि 3/60 आ गया, 1/20। मोल कितना आ जाएगा, 1/20। 1/20 मोल्स आ गया जो रिमूव हो गए, ठीक। अब अपने को CO2 के मोल पता है कितने, हाफ, यानी कि आधा मोल है, निकला कितना, 1/20। तो आधे में से 1/20 को माइनस कर दो तो 1/2। देखो कितनी जल्दी मन में फिगर बना के सॉल्व कर रहे हैं, 1/20। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे 20 - 2 बाई 2 × 20, डैट इज कितना हो जाएगा, 9/20। देखो यही आंसर आ गया, यही सिंपल सा। तो कैसे भी कर लो, घुमा फिरा के, कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात बराबर है, ठीक है। तो 2 मेथड्स है तुम्हारे पास, तुमको अब ये जस्टिफिकेशन करना है कि कौन से मेथड आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। तो चलो इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने ये मेथड आपको बताया क्योंकि मुझे लगा ये मेथड सही है, थोड़ा फास्ट है, बट आपको अगर लगता है दूसरा मेथड, यू कैन ऑल्सो ट्राई, ठीक है। कॉपी कर लो, फिर अगला कंसेप्ट अपन डिस्कस करते हैं। चलो अब अपन बात करने वाले हैं, क्वेश्चन तो हो गए रिमूवल के, एक टाइप का क्वेश्चन कवर हो गया बेटा रिमूवल का। अब हमें बात करना है एवरेज
एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रोल प्ले करते हैं मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस में, स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चंस में, क्योंकि बिना इसके जो है कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर एवरेज मोलर मास पूछ लेता है आपसे और बीच में कहीं ना कहीं आते हैं, जिसकी वजह से आप लास्ट में आंसर नहीं ला पाते। हालांकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन किसी न किसी बड़े क्वेश्चन के बीच में ये ज़रूर कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट छिपा होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को इसमें डाउट होता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एवरेज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एवरेज मोलर मास, तो अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो एटॉमिक मास और मोलर मास में क्या फ़र्क है वो अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। तो ज़रा देखो, एवरेज एटॉमिक मास, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, AAM। एटम होने की वजह से ये एटम के बारे में अपने को जानकारी देता है, ठीक है। एवरेज मोलर मास हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या देता है, जानकारी देता है। जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। अब देखो एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए आप, कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा एटम, ठीक है, कोई भी ऐसा एटम जिनका एक से ज़्यादा आइसोटोप होते हैं, यानी कि जो एक से ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई पर्टिकुलर एटम है क्लोरीन, ठीक है, जैसे मान लो क्लोरीन छोड़ो, कोई भी एटम है ए के 2 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। सपोज दैट कोई एटम है ए के 2 आइसोटोप हैं, यानी कि A1 और फिर दूसरा आइसोटोप है A2, समझ में आ रहा है। तो A1 जो है 75% पाया जाता है और A2 जो है 25% पाया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, भाई हम किसके मोलर मास को अप्लाई करें या किसके मोलर मास को लें, क्योंकि एलिमेंट तो A है लेकिन उसके टाइप कितने हैं, 2 हैं, यानी कि एक ये है एक ये है। इसका जो एटॉमिक मास है ये 1 है, इसका जो एटॉमिक मास है ये 2 है। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम किसके मास को प्रेफर करें, A1 को प्रेफर करें कि A2 को प्रेफर करें। तो इसलिए क्या आया है, एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया है कि भाई जब कभी भी किसी एटम के एक से ज़्यादा आइसोटोप होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा फॉर्म होते हैं, तो ऐसे में हमें ये देखना पड़ता है कि उसका एवरेज एटॉमिक मास है क्या। बाई नोइंग एवरेज एटॉमिक मास वी कैन एबल टू कंक्लूड द एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर एटम, ठीक है। तो इसलिए हम एटॉमिक मास का यूज़ करते हैं। और यहीं पर जो मोलर मास होता है, एवरेज मोलर मास, वो भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ। एवरेज मोलर मास जो होता है वो बस एटम को रिप्लेस कर देते हैं हम किससे, मॉलिक्यूल से। काम यही करता है, बस एटम विल बी रिप्लेस्ड बाय फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलिए, एटम मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले का, है ना। फॉर्मूले के बेसिस में टाइम ना गंवाते हुए मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। जैसे बेटा मान लो मैं आपको एक सवाल ऐसा देता हूं कि आप सभी ने क्लोरीन का नाम सुना है, क्लोरीन एलिमेंट, ठीक है। तो क्लोरीन जो होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, ये सच में होते हैं। एक क्लोरीन होता है जिसका एटॉमिक मास होता है 37, एक क्लोरीन होता है जिसका एटॉमिक मास होता है 35। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्लोरीन की बात हो रही है। तो 37 वाला जो होता है उसका एबंडेंस मात्र 25% होता है, यानी कि 25% होता है। लेकिन वहीं पर जो 37 वाला होता है, ठीक है, हाँ 35 वाला होता है, वो 75% पाया जाता है। देख लिया ध्यान से, यानी कि जो क्लोरीन है इसके 2 फॉर्म्स मौजूद हैं। पहला जो फॉर्म है उसका एटॉमिक मास है 37, दूसरा जो फॉर्म है इसका एटॉमिक मास है 35। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, तो मास नंबर यहाँ डिफरेंट है। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये है, मैं क्लोरीन के कौन से मास को प्रीफर करूँ, क्या मैं 35 को प्रीफर करूँ कि मैं 37 को प्रीफर करूँ। इसलिए मुझे क्या निकालना होता है, इसलिए मुझे एवरेज निकालना होता है। समझ में आ रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान से समझो,
एवरेज निकालने के लिए पहले नॉर्मल मेथड देखेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है कि पूरा का पूरा मास कितना है 100, क्योंकि परसेंटेज है तो आपको मान लेना है 100 ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम ले लेना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, 25 क्योंकि ये 25% है, मल्टीप्लाई बाई 37 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाई 35 डिवाइडेड बाई 100, ये दोनों जोड़ दो, इनको सॉल्व कर लो। इनको जब बेटा आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट, ठीक है, देन यू विल गेट 142/4, ठीक है, 142/4। तो जब 142/4 आपको मिलेगा देन यू विल गेट 35.5। यानी कि आज तक आप क्या जानते हो, आज तक आपने यही सुना था कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 35.5, लेकिन अभी आप ये जाने हो कि ये जो 35.5 है ये क्लोरीन का एग्जैक्ट मास नहीं है, ये क्लोरीन का क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन अकेला पाया ही नहीं जाता है, क्लोरीन दो फॉर्म में पाया जाता है, एक 37 वाला और एक 35 वाला। बट ड्यू टू एबंडेंस ऑफ 35% इज मोर, यानी कि जो 35 एटॉमिक मास है उसका एबंडेंस ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इस वजह से जो है हम उसके आसपास का जो एवरेज है वो कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसी तरह से दूसरी कहानी यहाँ बनती है बोरॉन के साथ भी, ठीक है। तो ज़रा एक मिनट मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक दूसरी कहानी हमारे साथ बनती है बोरॉन की भी, ठीक है। तो ज़रा आप देखें, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, देखो ये रहा बोरॉन। बोरॉन भी दो फॉर्म में मिलता है, बोरॉन एक 10 है, 10 मास वाला, और एक बोरॉन जिसका एटॉमिक मास कितना है 11। अब यहाँ पर फिर से दिक्कत है कि कौन सा मुझे लेना है मास, इसीलिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, एवरेज। जहाँ भी आइसोटोप होगा, जहाँ पर भी आइसोटोप होगा वहाँ पर एटॉमिक मास हमेशा एवरेज निकाला जाता है। सबसे पहला कंसेप्ट आप ये समझ लीजिए, ठीक है। जो 10 वाला होता है वो पाया जाता है सिर्फ 20%, और जो 11 वाला होता है वो पाया जाता है 80%। इसीलिए हम बोरॉन का जो एटॉमिक मास है वो 11 के नज़दीक वाला जानते हैं, ठीक है। अभी उस पर आते हैं। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे आप, 20 मल्टीप्लाई बाई 10, देखो ऐसा ही है, 80 11 डिवाइडेड बाई 100, बस आसानी से इनको सॉल्व कर लोगे तो तुमको मिल जाएगा 10.8। समझ रहे हो? यानी कि 1080 डिवाइडेड बाई 100 रहेगा, मतलब 10.8। तो ज़रा आप देखिए, आपसे अगर मैं बोरॉन का एटॉमिक मास पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, 10.8। क्यों? क्योंकि बोरॉन जो है वो अकेला 10 में नहीं पाया जाता है, वो 11 के फॉर्म में भी पाया जाता है, इसलिए हम उसको एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अब देखो शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है, मेरे को इतना काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो क्वेश्चन देखेंगे और बिना पेन का यूज़ किए उसको टिक भी कर देंगे। हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। कैसे? देखो बहुत ध्यान समझिएगा। ये रहा क्लोरीन, आपने ये देखा 37 है 35 है, आपको बस क्या देखना है, किसका परसेंट ज़्यादा है, किसका परसेंट ज़्यादा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर 75% है, यहाँ पर 25% है। तो बेटा जिसका परसेंट ज़्यादा होगा, जिसका परसेंट ज़्यादा होगा हमारा एवरेज उसके करीब होगा। पहली बात ये। अब समझिए किसका परसेंट ज़्यादा है, 35 वाले का परसेंट ज़्यादा है ना, इसलिए हमारा आंसर देखो 35.5 आया है। इधर आइए, इधर परसेंट किसका ज़्यादा है, 11 वाले का ज़्यादा है, 11 वाला 80% है और जो 10 वाला है वो सिर्फ 20% है। यानी कि जो 11 वाला बोरॉन है उसका परसेंट ज़्यादा है, इसलिए जो एटॉमिक मास का एवरेज आएगा वो 11 के आसपास आएगा। तभी तो देखो 10.8 आ गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन अगर हमारे क्वेश्चन में मौजूद होगा तो मुझे पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधे क्या कर देंगे, 10.8 को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हमारे सामने एक और सवाल आ जाता है, अगर मान लो लेट सपोज मैं ले लेता हूँ हमारे सामने एक और, अगर मान लो कोई ऐसा, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ फिर दूसरा सवाल लिखता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, जल्दी जल्दी। हमारे सामने एक और सवाल आता है, मान लो कोई एटम P है,
उसके 3 फॉर्म है, अभी 2 दिखा रहा था मैं, अब मैं 3 दिखाता हूँ तुमको। देखो ये P है, ये भी P है, ये भी P है, लेकिन एटॉमिक मास इसका कितना है 10, इसका 12 है और इसका 15 है। दिख रहा है सभी को 10, 12, 15। मान लेते हैं ये है 30%, ये है 50% और ये है कितना 20%। ये ऐसे है। अब अपने को क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है एक्सक्यूज मी। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, सबसे पहले हमारे सामने क्या मौजूद होंगे, ऑप्शंस। ऑप्शन में मैं देखूंगा क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि जो 15 के आसपास वाला होगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है हमारा आंसर क्या आने वाला है बच्चों। हमारा आंसर 10 और 15 के बीच में आने वाला है। बिना पेन उठाए मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा आंसर 10 से 15 के बीच में आएगा। लेकिन किसके ज़्यादा करीब आएगा, किसके ज़्यादा नियर आएगा, 12 और 15 के नियर आएगा। पूछो क्यों, देखो जिसका परसेंट ज़्यादा होगा हमारा जो एवरेज है वो उसके आसपास आएगा। इन तीनों में सबसे ज़्यादा परसेंट किसका है, इस 15 वाले का है। क्या समझ पा रहे हो, तो 15 वाले का परसेंट ज़्यादा है, इसलिए मैं अभी से डिसाइड कर चुका हूँ कि मेरा जो आंसर है वो 15 के आसपास आएगा। समझ में आ रहा है, 15 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, 15 से कम ही होगा। लेकिन ये बात क्लियर हो गया कि 10 से 12 के बीच में तो मेरा आंसर नहीं आने वाला है। मेरा आंसर आएगा 12 से 15 के बीच में। और एक और डिसाइडिंग फैक्टर मेरा ये है कि मेरा आंसर जो होगा वो 15 के आसपास होगा। ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो मैं देखकर टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। और नहीं तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं मैं, ठीक है। मेरे को ये पता है कि मेरा आंसर 15 के आसपास होगा, 12 से ज़्यादा लेकिन 15 के करीब होगा मेरा आंसर। चलो करके देखते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 12, देख लीजिए, प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई, जल्दी बोलो, 15, ओके, डिवाइडेड बाई 100। चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ज़रा सॉल्व करके देख लीजिए। 200, 360, 200 प्लस 360, ये 360 होगा ना, 260, और ये 15 5 जा 75, यानी कि 750, यानी कि 750 अपॉन 100, ठीक है। इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अपने को यहाँ पर आसानी से मिल सकता है 710, कितना मिल रहा है, 700 नहीं 1310 अपॉन 100। लो अब बोलो कितना आंसर आ रहा है आपको। मैं क्या बोला, मेरा आंसर 15 के करीब आने वाला है। देख लो मेरा आंसर 15 के करीब आने वाला है। मैंने आपको ये भी बोला था कि मेरा आंसर 12 से कम नहीं आने वाला है, 12 से ज़्यादा आने वाला है। देखो आपके सामने रिजल्ट है, मेरा आंसर 13.1 आ गया। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सवाल थोड़ा सा माइंड लगाकर, थोड़ा सा स्ट्रेटजी से आपको अगर हो जा रहा है तो काफ़ी टाइम आपका बचाने वाला है। और सेम टू सेम ऐसे ही IQ बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आपको याद होगा लास्ट फ्यू ईयर्स जेई के जो सवाल आ रहे हैं या नीट के जो सवाल आ रहे हैं, उसमें एक लाइन लिख कर आती है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। क्या आती है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि एक ऐसे क्वेश्चंस जो सिर्फ मेमोरी से सॉल्व किए जा सकते हैं, जो सिर्फ IQ बेस्ड होते हैं। यू डोंट नीड टू राइट, आपको बस सिर्फ IQ लगाना है, आपको सिर्फ पिन आउट करना है व्हाट आर द कंसेप्ट दैट वी हैव स्टडी। हमने क्या क्या पढ़ रखा है कंसेप्ट, उसको आपको बस क्या करना है, एक फ्रेम में लाना है बस। देन होल क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि आपका आंसर उसी के करीब आने वाला है जिसका परसेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। ये रहा एवरेज एटॉमिक मास। चलो फट से हम लोग क्या करते हैं, एक एवरेज मोलर मास का भी सवाल कर लेते हैं। तो हमारा जो होगा ये एवरेज का काम खत्म हो जाता है। चलिए इसको कॉपी करिए, फिर अपन एवरेज मोलर मास पे आते हैं। देखो बच्चों, अब क्या है एवरेज मोलर मास, कुछ भी फर्क नहीं है, बस आपको मैंने बताया एटॉमिक मास जो है एवरेज एटम पर डिसाइड होता है, एटम के लिए होता है, और एवरेज मोलर मास मॉलिक्यूल के लिए होता है। फॉर्मूला आप ज़रूर ध्यान रखिए, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला टोटल मास अपॉन
टोटल मोल्स, दिस इज आवर फॉर्मूला, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। आ रहा समझ में? दिस इज आवर फॉर्मूला। ठीक है, चलो एक सवाल करते हैं इसके लिए हम लोग, तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। एक सवाल ये JEE 2008 के आसपास का है। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, JEE में पूछा हुआ है यह सवाल। तो क्वेश्चन ये है, एवरेज मोलर मास ऑफ AMM ऑफ ओजोनाइज्ड, एवरेज मोलर मास ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज 36। देखो एवरेज दिया हुआ है 36, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते समझिए। डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन O2, ठीक है, इन द गिवन सैंपल। बस कितना, खत्म खेल। ये सवाल दिया हुआ है तुमको क्या है, तो देखिए गिवन क्वेश्चन क्या है, एवरेज मोलर मास ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज 36, डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ O2 इन अ गिवन सैंपल। तो अगर ये सवाल हमारे सामने आएगा, देन व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन डेटा इज ओनली एवरेज मोलर मास इज गिवन टू मी। देखो ध्यान से, ये मेरे को दिया हुआ है। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब होता है 2O3, यानी कि जिसमें एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन भी हो और क्या हो, ओजोन भी हो। ठीक है, तो ये 2O3 चेंज हो रहा है 3O2 में, दैट इज़ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, दैट्स इट। अब ये जो एवरेज मोलर मास है, इसमें ऑक्सीजन भी है और इसमें ओजोन भी है। अगर अपन बात करें ऑक्सीजन को, अगर मैं x ले लूँ तो बताओ ओजोन कितना हो जाएगा, 100 - x कंपोजिशन होगा, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ O2 इन द गिवन सैंपल। हमें क्या निकालना है, O2 का जो है कंपोजिशन निकालना है, किसमें, सैंपल में। ठीक, तो हम जब भी परसेंटेज का कोई सवाल आएगा, देन वी हैव टू लेट 100। ठीक है, तो अगर मैं इसको x ले लूँ तो ये कितना मिल जाएगा, 100 - x। तो बस अपना वही काम जो अपन करते हैं, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला, बहुत ध्यान से देखिएगा, कितना आ जाएगा ये। अब सबको पता है मोलर मास ऑफ O2 कितना होता है बेटा, 32। O3 का मोलर मास कितना होता है, 48। तो बस यहाँ पर क्या है, 32 × x और प्लस 48 मल्टीप्लाई बाई 100 - x डिवाइडेड बाई क्या, 100। ये मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल तो 100 है ना। ठीक है, तो अभी ये कितना गिवन है अपने को, दैट इज गिवन 36 टू मी, 32x प्लस 48 प्लस 4800, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस 48x। क्या मैं इसको 3600 लिख दूँ, कोई हर्ज नहीं, देख लो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो देयरफॉर वी विल गेट 16x, और इसको अगर मैं उधर ले जाऊँ देन वी विल गेट 1200, है ना। अब देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1200 अपॉन कितना, 16। ज़रा इसको सॉल्व करिए, 1200 अपॉन 16 कितना हो जाएगा, 16 और 1200 अगर इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 4 से, 3/4 70, 0.7, हाँ 75, ये हमारा आंसर आ गया 75। यानी कि जो x है वो 75% है और जो O3 है वो कितना है, 25% है। यानी कि जो परसेंटेज ऑफ O2 है वो कितना है, 75%। इसको अगर मैं शॉर्टकट तरीके से सीखूं तो देखो ध्यान से, ये देखो शॉर्ट ट्रिक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। जब भी कभी ऐसा सवाल आए जहाँ पर आपको एवरेज गिवन हो, कभी भी अगर ऐसा सवाल है जहाँ पर आपको एवरेज गिवन हो, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल वन, है ना। सपोज यहाँ पर एवरेज आपको दिया हुआ है, आपको कोई एक कंपोजिशन पूछ रहा है, ठीक है। हर बार क्या होता है, आपको कंपोजिशन देकर क्या पूछता है, एवरेज पूछता है। बट यहाँ पर क्या है, आपको एवरेज दिया हुआ है
और यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, कंपोजिशन। तो आपको ध्यान रखना है, आपको केवल ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है, इतना ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। तो देखो कितना आसानी से ये सवाल हो जाएगा सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जिसका भी कंपोजिशन लिखना है, ठीक है, उसको यहाँ लिख लीजिए। जैसे मुझे परसेंटेज ऑफ O2 कैलकुलेट करना है तो मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर मैं मॉड लेने वाला हूँ, क्यों लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एवरेज। क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे आप यहाँ पर एवरेज लिखोगे। तो एवरेज कितना गिवन है, 36 माइनस, गड़बड़ मत करिएगा, देख लीजिए यहाँ पर आपने यहाँ क्या लिखा है, एवरेज, ठीक है, माइनस। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, जिसका भी परसेंटेज निकालना है, जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसके अपोजिट वाले का क्या लेना है, मोलर मास। जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसके अपोजिट वाले का क्या लिखना है, हाँ, मोलर मास लिखना है। तो अगर मेरे से क्या है, O2 का परसेंटेज पूछ रहा है तो मुझे यहाँ पर किसका मोलर मास लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर O3 का मोलर मास लिखना पड़ेगा। तो O3 का मोलर मास कितना होता है, 48, ठीक। यहाँ पर इन दोनों के मोलर मास का क्या लेना है, डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस ले लेना है 48 माइनस 32। 48 इज द मोलर मास ऑफ ओजोन एंड 32 इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ले लिया। तो यहाँ पे ये क्या है बेटा, दिस इज डिफरेंस। अब क्योंकि अपने को क्या निकालना है, परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 100 से। बस इतना ही करना है आपको। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, परसेंटेज आपको मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 16। 16/12 कितना हो जाएगा, 3/4। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा, 75%। देखो ये हमारा आंसर आ गया, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, देख लो, बस इतना ही करना है। देख लो कितना आसान तरीका है, बस इतना छोटा सा, बस ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला एवरेज मोलर मास का, तो बस आपको मैं वही फंडा बता रहा हूँ जो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। कभी भी एवरेज आए, आपसे कोई इंडिविजुअल का परसेंटेज पूछे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल परसेंटेज वो ले लेना है। ध्यान रखना है एवरेज को माइनस करना है उस मॉलिक्यूल से जो आपसे नहीं पूछा है। जैसे यहाँ पर O2 पूछा था बट O3 नहीं पूछा था आपसे, तो फिर हमने O2 पूछा तो हमने उसके अपोजिट वाले का क्या ले लिया, मोलर मास ले लिया। यहाँ पर तो आपको डिफरेंस लेना है दोनों का, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। अगर मान लो मेरे से O3 पूछा होता, तो अगर मेरे से O3 पूछा होता तो कुछ ना करते, यहाँ पर क्या लिखते, परसेंटेज ऑफ O3। जल्दी देखिए, एवरेज मतलब 36 माइनस, अब अपने को O3 पूछ रहा है तो मुझे किसका मोलर मास लिखना पड़ेगा, O2 का। तो O2 का मोलर मास कितना होता है, 16 नहीं 32, ठीक है, अपॉन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर भी रहने वाला है, ये रहा, मल्टीप्लाई बाई कितना, 100। देखो बहुत आसानी से परसेंटेज ऑफ O3 नज़र आ रहा है तुमको, कितना, 25%, 25%। क्या दिख रहा है सभी को, 25। देखो कितना आसान है, जल्दी से अपना सॉल्व हो गया पूरा। ये सवाल कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पर आपको एवरेज दिया हो, ठीक है, आपको कोई एवरेज वैल्यू दिया हो और साथ में आपसे क्या पूछ रहा हो, इंडिविजुअल वन पूछ रहा है, परसेंटेज, ठीक है। तो इसको आप वेपर प्रेशर में भी अप्लाई कर सकते हो जो आप 12th में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो हाल फिलहाल अपन एवरेज मोलर मास पढ़ रहे हैं, ठीक है। एवरेज मोलर मास का ये एक शॉर्टकट है, लेकिन ये भी फार्मूला आप ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि कई सवालों में ये फार्मूला भी आपको यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। इसको कॉपी करिए, फिर मैं आपको एक ऐसा सवाल बताता हूँ जहाँ पर ये फार्मूला आपका काम में आएगा, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो जस्ट नाउ अब देखो एक सवाल और भी हमारे पास है, ठीक है। जरा क्वेश्चन को पढ़ें जो थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है एवरेज मोलर मास का। जरा देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी है, एनटीपी भी है आपके सामने, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट 672 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन एट एनटीपी वर फाउंड टू वेट 1 ग्राम, यानी कि जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है ना, उसका वेट कितना है, 1 ग्राम है, और उसका वॉल्यूम कितना है, 672 ml है। डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ ओजोन इज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट इज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। अब जरा देखें इस सवाल में, क्वेश्चन में देखो क्या है,
सबसे पहले 672 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, वो कितना ग्राम का है बेटा? वो है 1 ग्राम का। कितने ग्राम का है वो? 1 ग्राम। तो देखो कैसे कर रहे हैं, 1 ग्राम का है। उसके बाद अब देखो क्या करना है अपने को क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। क्यों निकालना है नंबर ऑफ मोल्स? क्यों निकालना है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने को वॉल्यूम ऑफ ओजोन पूछ रहा है, क्योंकि ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन में ओजोन भी है और ऑक्सीजन भी है, बट अपने को पूछ क्या रहा है? ओजोन का वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? ये क्या लिख दिया, समझो। देखो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स एट एनटीपी या फिर एसटीपी, दोनों ही कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो ये जो ml में था इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो ये मोल्स आ गया हमारा। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 3 × 10⁻²। ये सॉल्व आप करोगे तो इतने मोल आ गए, है ना। अब अपने को क्या निकालना है? अपने को देखो एवरेज मोलर मास निकालना है। ठीक है, क्योंकि एवरेज मोलर मास के हेल्प से ही हम पता लगाएंगे ना कितने कंपोजिशन है हमारे पास, कितने परसेंटेज हैं। ठीक, तो एवरेज मोलर मास होता क्या है बच्चों? यहाँ लिखा है टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो एवरेज मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल मास कितना है? 1 ग्राम। टोटल मोल कितना है? 3 × 10⁻²। दिख रहा है? ये सिंपल सा आ गया कितना? 100/3। दिख रहा है? जरा देख लीजिए आप सभी लोग, एवरेज मोलर मास कितना आ गया? 100/3। अब इधर आ जाइए आप। एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि मुझे अब एवरेज मिल चुका है, तो अब मैं आसानी से क्या निकाल सकता हूँ? परसेंटेज ऑफ ओजोन, यानी कि परसेंटेज ऑफ O3। ठीक है, ओजोन के परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। तो ओजोन का परसेंटेज हम वही शॉर्टकट एवरेज माइनस O2 का मोलर मास कितना है, क्योंकि हम ओजोन का परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो माइनस किससे करेंगे? अपोजिट वाले से। 48 - 32, क्योंकि ओजोन का मोलर मास माइनस ऑक्सीजन का मोलर मास, मल्टीप्लाई बाई 100। जरा इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 25/3। देख लो, यानी कि जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला कि ओजोन का जो परसेंटेज है वो कितना आ गया? 25/3। इसको सॉल्व कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करना, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको अपना सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो इस पूरे ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन में, यानी कि O2 + O3 किसी एक कंटेनर में रखे गए थे, किसी एक कंटेनर में रखे गए थे, उसमें O3 कितना परसेंट है? 25/3% है। अब आपको पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ O3 कितना है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो वॉल्यूम ऑफ O3 कितना है, वॉल्यूम ऑफ ओजोन कितना है। तो देखो ओजोन का कंपोजिशन है कितना? ठीक है, पहले टोटल वॉल्यूम बताओ कितना है। टोटल वॉल्यूम कितना है बेटा? 672 इज द टोटल वॉल्यूम। तो इतने पूरे टोटल वॉल्यूम में 25/3% क्या है? ओजोन है। हमें ओजोन का ही तो वॉल्यूम पूछ रहा है ना। तो टोटल वॉल्यूम में कितने प्रतिशत ओजोन है? 25/3% ओजोन है। तो 672 तो टोटल वॉल्यूम है, उसका 25/3% क्या है? ओजोन है। इसको हम चेंज कर देते हैं, परसेंटेज है, इस वजह से हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। बस इसको सॉल्व कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो जरा आप सॉल्व करें इसको। तो ये 3 है, ये कैंसिल आउट होगा 224, ये कैंसिल आउट हो गया 4। अब 4 से जब इसको डिवाइड करोगे देन यू विल गेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन कितना? 56, क्योंकि ये ml में हमने कन्वर्ट कर रखा है। तो बस ये आ गया हमारा कितना? 56 ml आ चुका है। देख लो ध्यान से, ये हमारा आंसर है। कुछ भी नहीं करना था यहाँ पर, एक छोटा सा अपग्रेडेड वर्जन था। 2 चीज सीखा आपने यहाँ पर। आपने क्या सीखा? एनटीपी और एसटीपी में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, वो हमने कर लिया। यहाँ पर आपने ये देखा, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना पड़ा मुझे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो
इस तरह से हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मेरे पास जो वॉल्यूम था वो 672 था, उसमें ओजोन कितना है 56 ml है, बाकी जितने हैं वो सारे के सारे किसके हैं, ऑक्सीजन के। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के सेशन को क्या किया है, वाइंड अप कर रहे हैं इस सेशन में। नेक्स्ट क्लास हम लोग डेंसिटी पर क्वेश्चंस करेंगे, डेंसिटी के कंसेप्ट को देखेंगे और परसेंटेज के भी अपन क्वेश्चंस करेंगे, परसेंटेज, यील्ड, उसके बाद बैलेंसिंग देखेंगे, और एक मेथड होता है PUAC मेथड होता है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, उसको भी अपन यहाँ पर देखेंगे। तो वेट करिएगा नेक्स्ट लेक्चर का, इसको आप अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि यही क्या है, ये सारे जो कंसेप्ट है ये बेस है, जब तक आप इनको नहीं समझोगे फिर आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, तो होप करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो होपफुली मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।